हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सीए गरीन अग्रवाल और आज आपको एक सच बात बताता हूं मैं। अगर इनकम टैक्स में आपकी स्क्रूटनी लगती है तो जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट आपसे मांगता है वो आपके हिसाब से आईटीआर होगी, पर नहीं। डिपार्टमेंट सबसे पहले आईटीआर नहीं मांगता है, उससे पहले वो मांगता है आपसे आपका बैंक स्टेटमेंट। अगर आपके बैंक स्टेटमेंट में कुछ एंट्रीज ऐसी आ रही है जो कि इनकम टैक्स में डिक्लेयर्ड नहीं है तो यहाँ पे आपके लिए एक प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। तो चलिए आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप उन एंट्रीज को शो कर सकते हैं। असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए आईटीआर में क्या चेंजेज आए हैं, और लास्ट में हम एक केस स्टडी भी चेक करेंगे कि किस तरीके से, जो कि एक्चुअल केस स्टडी का ही पार्ट है, कि कैसे वो 4 करोड़ की इनकम हम एग्जम्प्ट कैटेगरी में दिखा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि क्या कुछ होता है इसके अंदर। क्या आपको पता है करीब करीब 90% लोग अपना बैंक स्टेटमेंट चेक नहीं करते हैं आईटीआर फाइल करने से पहले। बट आपको ये चेक करना चाहिए कि आपके अकाउंट में किस किस का पैसा आया है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो पैसा आया वो टैक्सेबल ही हो हमेशा, बट आपको चेक करना चाहिए कि वो क्रेडिट किस चीज़ का है आपके बैंक स्टेटमेंट के अंदर। तो आपको फर्स्ट थिंग आपको ये चीज़ चेक करनी चाहिए। अब से प्रीवियस ईयर तक आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। अगर आप चेक भी कर लेते तब भी डिक्लेयर करने के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। बट असेसमेंट ईयर 26-27 से आईटीआर में कुछ चेंजेज आए हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप उसको डिक्लेयर कर सकते हो। देखिए, आपके बैंक स्टेटमेंट में जो भी पैसा आया है वो जनरली 5 हेड के अंदर टैक्सेबल होता है। या तो वो सैलरी होगी, या हाउस प्रॉपर्टी होगी, या बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम होगी, या कैपिटल गेन्स होंगे, या अदर सोर्स की इनकम होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और कैटेगरी होती है विच इज़ कॉल्ड एज एग्जम्प्ट इनकम। तो वो एग्जम्प्ट इनकम की कैटेगरी में आप डाल के दिखा दोगे। उसके अलावा अगर कोई रिसिप्ट हुई है, तो पहले वाले सिस्टम में क्या प्रॉब्लम थी कि आईटीआर में ऐसी कोई जगह ही नहीं थी जहाँ पे आप उस इनकम को डिक्लेयर कर सको। तो ये हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात की है कि पहले प्रॉब्लम क्या थी हमें। बट अब असेसमेंट ईयर 26-27 जिसकी अभी आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25-26, तो एक डेडिकेटेड एरिया या फील्ड दिया गया है आईटीआर के अंदर जहां पे आप ऐसी रिसिप्ट को भी शो कर सकते हो जो कि एक्चुअल में टैक्सेबल नहीं है। इट्स ए काइंड ऑफ ए डिस्क्लोजर फ्रॉम योर साइड। तो वो क्या है? ये डिस्क्लोजर है, खाली आपकी टोटल इनकम में ऐड नहीं होगा। ये नॉट टैक्सेबल है, नॉन चार्जेबल टू टैक्स है। तो इसलिए आपको वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर हम डिक्लेयर कर देंगे तो क्या वो टैक्सेबल हो जाएगी। तो आईटीआर 1 के पर्सपेक्टिव से बात करें कि वो कहाँ डिक्लेयर होगी, तो आईटीआर 1 के अंदर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे C3 करके लिखा होगा ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर। तो वहाँ पे एग्जम्प्ट इनकम डालने का एक ऑप्शन मिलेगा आपको, जहाँ पे आप एग्जम्प्ट इनकम शो कर सकते हैं। रिसिप्ट नॉट इन द नेचर ऑफ इनकम आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। अदर आईटीआर के फॉर्म्स हैं उनके अंदर डेडिकेटेड एक पूरा का पूरा सेक्शन दिया हुआ है एग्जम्प्ट इनकम के लिए। जैसे आईटीआर 2 की बात करें तो उसमें शेड्यूल EI करके है एग्जम्प्ट इनकम के लिए। तो उसके अंदर आप जाएंगे, वहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे जोन सी भी आपकी इनकम है, जो कि रिसिप्ट है, सॉरी इनकम नहीं, जो भी आपकी रिसिप्ट है जो आपके हिसाब से या गवर्नमेंट के हिसाब से टैक्सेबल नहीं है, आप वहाँ जाके डिक्लेयर कर सकते हो कि जी ये रिसिप्ट आई थी मेरे पास में। लेट सपोज आपने लोन लिया तो लोन टैक्सेबल नहीं होता है कभी भी, क्योंकि वो आपकी इनकम नहीं है। पर आप वहाँ जाके इस चीज़ को डिक्लेयर कर सकते हो कि मैंने 50 लाख रुपए का लोन लिया है। आप सोच रहे होगे कि आखिर कौन सी ऐसी रिसिप्ट है, तो मैं आपको एक ब्रॉडली एक आइडिया देता हूँ कि कौन कौन किस टाइप की रिसिप्ट होती है जो कि जनरली टैक्सेबल नहीं होती है। तो जैसे अगर आप रूरल एग्रीकल्चर लैंड अगर आप सेल करते हो तो उस केस में वो टैक्सेबल नहीं होती है। अगर आप पर्सनल मोटर कार, आप मोटर व्हीकल आप अपना सेल करते हो तो वो भी टैक्सेबल नहीं होता है। इंश्योरेंस या मेडिक्लेम आपको मिलता है तो वो भी टैक्सेबल नहीं है। गिफ्ट फ्रॉम पेरेंट्स और रिलेटिव्स वो भी टैक्सेबल नहीं होते हैं। वेडिंग गिफ्ट वो भी टैक्सेबल नहीं है। होम लोन टैक्सेबल नहीं है। पर्सनल लोन, लोन फ्रॉम ए फ्रेंड, दीज आर नॉट टैक्सेबल। तो पोर्टल के अंदर आपको जाना है और इन सब को रिसिप्ट्स को, अगर इनसे रिलेटेड कोई रिसिप्ट आपके पास में आई है तो आपको जाके एग्जम्प्ट इनकम के शेड्यूल में जाना है। आपको अदर एग्जम्प्ट इनकम में ऐड अनदर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अदर इनकम में आप डालेंगे और उसमें सेलेक्ट कर देंगे रिसिप्ट नॉट इन द नेचर ऑफ इनकम। तो आप क्या सेलेक्ट करके आएंगे? रिसिप्ट नॉट इन द नेचर ऑफ इनकम, और डिस्क्राइब कर देंगे कि वो रिसिप्ट का नेचर कौन सा है। वहाँ पे प्रॉपरली आपको फील्ड मिलेगा डिस्क्रिप्शन का, जहाँ पे आप
डाल सकते हो इसको। अब आते हैं एक मिसकंसेप्शन जो हमेशा चलता आया है, उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जी वेडिंग के टाइम पे जो गिफ्ट मिलते हैं वो एग्जम्प्ट होते हैं। देखिए जितनी भी एग्जम्पशन है वो सेक्शन 10 जो है वो गवर्न करता है, बट सेक्शन 10 के अंदर ऐसी कोई भी एग्जम्पशन डिफाइंड नहीं है जहाँ पे ये लिखा हो कि अगर वेडिंग के टाइम पे आपको गिफ्ट मिलता है तो वो आपको एग्जम्प्ट होगा। ये जो आपको इनकम की कैटेगरी से बाहर डालता है, यानी कि जो इसका करेक्ट क्लासिफिकेशन है वो ये है कि सेक्शन 56 सब सेक्शन 210 के प्रोविज़ो के अंदर जो वेडिंग के ओकेज़न के टाइम पे आपको जो गिफ्ट मिलते हैं वो एग्जम्प्ट हैं, टैक्स फ्री हैं। बट यहाँ पे भी एक चीज़ बहुत ध्यान देने लायक है कि अगर कोई गिफ्ट आपको कैश के फॉर्म में मिलता है तो सेक्शन 269 ST आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है, और इसमें आप अगर वायलेट करते हैं इसको, अगर 2 लाख से ऊपर की रिसिप्ट है आप इसको वायलेट करते हैं तो अप टू 100% की पेनल्टी लग सकती है। देखिए इसमें मेन जो चीज़ है वो टैक्स फ्री है, एग्जम्प्ट है, बट अगर आप 269 ST का वायोलेशन यहाँ पे कर देते हो तो इस केस में ये आप पे 100% पेनल्टी को अट्रैक्ट कर सकता है। अब बात करते हैं हम एक केस स्टडी की जो शुरू में हमने बोली थी। लेट सपोज आपने एक रूरल एग्रीकल्चर लैंड सेल की है 2.90 करोड़ रुपए की, और आपने एक पर्सनल गाड़ी थी आपके पास है, मोटर व्हीकल था, वो आपने सेल कर दिया 40.20 यानी कि 40,20,000 रुपए के अंदर। वेडिंग के टाइम पे आपको जो गिफ्ट मिले थे वो मिले थे 20.50 लैक्स के, और गिफ्ट फ्रॉम पेरेंट्स था 11 लाख रुपीज़ का। तो इन सब की जब आप टोटल करते हो तो ये बनते हैं 4,10,70,000 रुपीज़, यानी कि 4 करोड़ से ऊपर की आपके पास रिसिप्ट हुई है। बट अगर आपको इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर अगर आपको ये सारी चीज़ें मिली है तो आपको खाली इसका डिस्क्लोज़र करना है, ताकि बाद में आपको परेशान ना होने पड़े कि अगर आपका स्क्रूटनी में केस लगता है तो जी अगर आपने डिक्लेयर नहीं की है तो भी वो मिस स्टेटमेंट की कैटेगरी में फॉल करता है, यानी कि वो पेनल्टी को अट्रैक्ट करता है। तो अगर आपके पास ऐसी कोई रिसिप्ट आई है तो ये सारी की सारी रिसिप्ट आपको डिस्क्लोज़ कर देनी है, क्योंकि वो इनकम की कैटेगरी में नहीं है तो सिंपली उनका डिस्क्लोज़र ही जाना है। तो प्लीज़ इस चीज़ का आप स्पेशली ध्यान रखिए कि आप ऐसा डिस्क्लोज़र डाल दें अपनी रिटर्न के अंदर। अब बात करते हैं होम लोन की, पर्सनल लोन की या लोन फ्रॉम ए फ्रेंड की। तो इस केस में भी आपको ये जितने लोन हैं वो सारे के सारे आपको लेने हैं बैंकिंग चैनल के थ्रू, आपको कैश के थ्रू इसका नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे भी कैश वाला रूल यानी कि 269 SS जो सेक्शन है वो एप्लीकेबल होता है। और अगर 20,000 रुपीज़ से ऊपर की रिसिप्ट अगर होती है तो उस केस के अंदर आपको 269 SS में पेनल्टी अगर फाइन आप पे एप्लीकेबल हो जाएगा, विच इज़ 100% ऑफ द अमाउंट, यानी कि 100% की पेनल्टी आपको सेक्शन 271D के अंदर पे करनी पड़ेगी। वायलेशन कौन से सेक्शन का होगा? 269 SS का। जो पेनल्टी पे करनी पड़ेगी वो पे करनी पड़ेगी आपको सेक्शन 271D के अंदर, और रिसिप्ट की जो वैल्यू है वो है 20,000 रुपीज़। अब हम 4 चीज़ें हैं जो कि आपको याद करके रखनी चाहिए बिफोर यू क्लोज दिस डेस्क। तो आपको ये 4 चीज़ें बताता हूँ। योर बैंक इज़ स्क्रूटनाइज्ड फर्स्ट। सबसे पहले आपके बैंक की स्क्रूटनी होती है। ऑफिसर को पता है कि ITR में तो जो डिक्लेयर करना है वो कर ही दिया आपने, तो वो सबसे पहले आपको से आपके बैंक स्टेटमेंट की डिमांड करता है। तो आपको आपका बैंक स्टेटमेंट सबसे पहले स्क्रूटनाइज होता है। तो आपको अपना खुद का जो बैंक स्टेटमेंट है उसे अच्छे प्रॉपरली चेक कर लेना है, और जो नए डिस्क्लोज़र के फील्ड आए हैं, यानी कि तीसरा पॉइंट यही है कि जो नए जो डिस्क्लोज़र के फील्ड्स आए हैं उसके अंदर आपको प्रॉपरली उनको डिस्क्लोज़ कर देना है। और फोर्थ पॉइंट, ये सिर्फ डिस्क्लोज़र है, आपको इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर आप यहाँ पे इसको डिस्क्लोज़ कर दोगे तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। तो आप इसे की टेक अवे समझ लीजिए या मेरी तरफ से राय समझ लीजिए, ये डिस्क्लोज़र आपको कर देना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और मज़ेदार टॉपिक्स लेकर। थैंक यू।